At the stroke of the midnight hour, 15 अगस्त 1947 वो दिन जब हर भारतीय के सपने को एक नया मुकाम मिला। आशा की एक किरण दिखाई दी, तरक्की की राह खुलती नजर आई। एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर पहचान कायम हुई हमारे देश की, भारत की। इसी के साथ शुरू हुआ भारत का नव निर्माण। साल दर साल देश तरक्की करता रहा और विकास की इस क्रांति में KEI वायर्स एंड केबल्स भी भागीदार बना, जिसने एक ऊर्जा भरा साथ देश के लोगों को दिया और भारत ने सफर तय किया आधुनिक भारत का। KEI ने उस दौर में शुरुआत की जब भारत में एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी थी, क्वालिटी मशीन्स और मटेरियल की कमी थी, स्किल्ड लेबर भी कम थी। 1966 में उदार नीति की क्रांति के बाद देश में धीरे धीरे रॉ मटेरियल की आपूर्ति होने लगी। इससे मौका मिला देश को एक नए पायदान पर ले जाने का और 2 साल बाद 1968 में KEI ने अपनी पहली फैक्ट्री की नींव रख दी। KEI के आने से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के क्षेत्र में काफी सुधार होने लगे। अब वो दौर था जब देश में ज्यादा से ज्यादा मशीन्स पर काम होने लगा। देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से तरक्की को और रफ्तार मिली। आज KEI के वर्ल्ड क्लास लेवल के 5 प्लांट्स हैं, 1600 डायरेक्ट चैनल पार्टनर्स हैं और KEI एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास वायर्स एंड केबल्स में वाइडेस्ट रेंज अवेलेबल है। जो भारत पहले आयात करता था, वो आज निर्यात के क्षेत्र में भी प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका उदाहरण है KEI। ये 55 देशों में अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात करते हैं। इतना ही नहीं, भारत की 500 फॉर्च्यून कंपनीज की फहरिस्त में भी KEI शामिल है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो वॉइस व्हाट प्रेजेंट्स इंस्पिरेशनल ब्रांड्स एंड लीडर्स मेक इन इंडिया। आज हम बात करेंगे KEI केबल्स एंड वायर्स की, जो पिछले 5 दशकों से लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है और देश की तरक्की के साथ ही कदम ताल कर रहा है। चाहे रेलवेज हों या फिर एयरपोर्ट्स हों, IT पार्क्स हों या फिर स्टेडियम्स हों, स्मार्ट सिटीज़ हों, टनल्स हों या फिर तमाम और सेक्टर्स, हर सेक्टर में मजबूती का आधार दे रहा है KEI। आइए आपको मिलवाते हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपने को अपनी जिम्मेदारी मानने वाले KEI के CMD अनिल गुप्ता जी से। अनिल जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। 1968 में एक सफर शुरू हुआ था स्कैरसिटी यानी अभाव से, जो अब सरप्लस तक पहुंच गया है। इन 54 सालों में KEI ने और आपने खुद ने कौन सी चुनौतियों का सामना किया? मैं KEI से सन 1980 में जुड़ा। मेरे फादर ने 1968 में ये कंपनी चालू की और उसके 12 साल बाद मैं उससे जुड़ा। और मैंने जो अपने 43 साल के कैरियर में देखा है कि हमारा बहुत सा छोटा सा सेटअप था जब मेरे फादर ने बिज़नेस चालू किया था। वो एक छोटी सी वायर बनाने वाली कंपनी जो अप्लायंसेस के लिए रबर इंसुलेटेड केबल बनाती थी, वहाँ से उन्होंने सफ़र चालू किया। और उसके बाद रफली 1975 में उन्होंने PVC वायर्स, जो इलेक्ट्रिकल हाउस वायर्स होती हैं, उसके प्रोडक्शन में आए। 1980 में जब मैंने इस बिज़नेस में कदम रखा तो हमने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से जो छोटी ड्रॉप वायर्स या सिंगल पेयर या 2 पेयर केबल्स होते हैं, वहाँ से हमने एडिशन किया और धीरे धीरे हमने रेलवे सिग्नलिंग केबल और दूसरे कुछ और नए प्रोडक्ट्स ऐड किए। 1990 के दशक में जैसे ही इकॉनमी को खोला गया, हमने अपने प्रोडक्ट्स को पावर प्रोजेक्ट्स, जैसे उस टाइम थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स आते थे और रिफाइनरी एक्सपेंशन काफ़ी तेज़ी से चालू हुए थे, हमने उन प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ डेवलप किया। और उन प्रोडक्ट्स के अंदर जो है, हमने जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन सब प्रोजेक्ट्स को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में अपना अप्रूवल करा के उस माध्यम से इसको वहाँ सप्लाई करना शुरू किया। अपने ही दम पर हमने इस बिज़नेस को एक मुकाम तक बढ़ाया और एक स्टेज पे आने के बाद 1993-94 के बाद
हमसे कुछ लोग मिडिल लेवल की कैटेगरी के स्किल्ड मैनेजमेंट के लोग जुड़ने लगे। और उस वक़्त भी पूंजी की बहुत कमी थी, बैंकों के इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा थे और हमारे पास कोई पूंजी का और सोर्स नहीं था। 1995 में हमने एक छोटा सा आईपीओ किया, अपने शेयर्स को मार्केट में प्लेस किया और इस जर्नी को आगे बढ़ाया। बट वो फिर भी एक बहुत छोटी सी पूंजी हम ले पाए, बट हमने हार नहीं मानी। और उसके बाद 1995 में 1996 हर साल हम बैंकों से ही लोन और बैंकों की सपोर्ट से ही हम लोग अपने नए प्रोजेक्ट्स बनाते गए। कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो केईआई की सफलता का जो सफ़र था वो भारत की तरक्की के साथ ही चल रहा था। जाहिर तौर पे केईआई ने भी उन चुनौतियों को झेला होगा जिनका सामना करके भारत आज इतना आगे बढ़ पाया है। मेरा सवाल ये है कि आज भारत जिस मुकाम पर है, हमारा देश जिस मुकाम पर है, उसमें केईआई का कितना योगदान है आपके हिसाब से? इसमें केईआई का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि केईआई देश की इकोनॉमी के साथ, उसके उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ी है। इसमें केईआई को बनाने में हमारा और हमारे साथ जो हमारे कर्मचारी जुड़े हैं उन सब का बहुत बड़ा हाथ है और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उन्हीं की मदद से हमने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी स्केल को पाया है। और उन्हीं की मदद से हमने डिफरेंट देशों में और डिफरेंट सेक्टर्स में अपने व्यापार को फैलाया है। और देश की चुनौती को हमने अपनी चुनौती माना है। जो आप कह रहे हैं ये वाकई सराहनीय है कि वक्त के साथ आपने टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी इनकॉर्पोरेट किया और यहाँ तक पहुँचे। एक फैक्ट्री से शुरू हुआ था ये सफ़र, अब 5 फैक्ट्रीज़ हैं आपकी, 55 देशों में आपका सप्लाई चेन एक बहुत मजबूत नेटवर्क है। ऐसे में हर सेक्टर की अपनी अलग डिमांड्स होती है अनिल जी। ऐसे में आप किस तरह से R&D से लेकर एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसके बीच में आप बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? R&D जो है हमारा बॉल पार्क रहा है। हमने जितनी भी केबल्स बनाई हैं इंटरनली डेवलप की हैं और लाइव प्लांट के अंदर डेवलप की हैं एज़ पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। और इवन जो फॉरेन कस्टमर्स थे, बाहर के जो कस्टमर्स थे, उनकी भी जो स्पेसिफिकेशंस आती थी वहाँ पर उनकी स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट में हर कंट्री की स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस होती हैं और प्रोडक्ट को हमें उसी हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है। हमने 10 साल के एफर्ट से बहुत सी नई केबल्स को हमने डेवलप किया और उसको इन 55 देशों में फैलाया। सर, केईआई हर उस सेक्टर में मौजूद है जिससे किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, पावर हो, रेलवेज हो, ऑयल एंड गैस हो। इन सब की जो फाउंडेशन है वो है 5 पिलर्स, 5 M's जिसे आप कहते हैं। इनके बारे में बताइए। देखिए, कोई भी व्यापार या कोई भी एफर्ट कठिन परिश्रम, निष्ठा और लगन से बनती है। इसमें जो मैं ये मानता हूँ कि इसके अंदर जो 5M है, मैन, मशीन्स, मटेरियल्स, मनी एंड मेथड्स। मेथड्स मीन्स काम करने का तरीका या प्रोसेसेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसी के ऊपर हमने फोकस किया। हमारी सभी कंपनियां 1996 के बाद ISO 9000, ISO 14001 या जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं, प्रोसेस सर्टिफिकेशंस, वो हमारी सभी फैक्ट्रियों को मिले। सर, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपने एक टैलेंट पूल बनाया है। इस टैलेंट पूल का कितना असर आपके करंट एम्प्लॉयज़ पर पड़ा है और किस तरह से आप इन अलग अलग टीम्स को जोड़ के रखते हैं? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लोगों के स्किल्ड पूल से ही बनती है और हमने इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया है। हमने लोगों को अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ में स्किलिंग की है, उनको काफ़ी ट्रेनिंग्स दी हैं, उनको मोटिवेट किया है, उनको एम्पावरमेंट किया है। बिकॉज़ मैं मानता हूँ कि लोग तभी मोटिवेट होते हैं या तभी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं जब उनको डिसीज़न लेने का भी मौका दिया जाए और उनको डिसीज़न लेने की ताकत दी जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एम्प्लॉय अपने 5000 कर्मचारियों की ट्रेनिंग, उनकी मोटिवेशन, HR प्रैक्टिसेस और एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों को पूरी तरह से ध्यान दिया और इसीलिए आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। बिल्कुल, ये कहा जाता है एम्प्लॉयज़ अगर खुश हैं तो कंपनी भी फ्लरिश करती है और शायद आपने भी ये मूल मंत्र फॉलो किया है। यस। सर, एक वक्त था जब देश में कच्चे माल का बहुत अभाव था। अब काफ़ी हद तक देश आत्मनिर्भर हो गया है, लेकिन आपने वो वक्त भी देखा है। 1980 के दशक में जब मैंने बिज़नेस में एंट्री किया तो
काफ़ी हद तक हमें मटेरियल्स को इंपोर्ट करना पड़ता था, और इंपोर्ट के अंदर इतनी बड़ी चुनौती थी कि इंपोर्ट ओपनली अलाउड नहीं था। तो हमें हर इंपोर्ट के लिए चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट से लाइसेंस लेने पड़ते थे। आज वो स्थिति बिल्कुल बदल गई है, और आज सभी तरह के रॉ मटेरियल इंडिया में अबंडेंटली अवेलेबल हैं। स्पेशली एल्यूमिनियम में हम आत्मनिर्भर हैं, काफ़ी सारे पॉलीमर्स में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। कॉपर और आती है, लेकिन कॉपर की रिफाइनिंग और रॉड जो हमारा रॉ मटेरियल है वो इंडिया में ही बनते हैं, तो इससे बहुत सहूलियत मिली है। दूसरा, इंपोर्ट करने की भी आज़ादी है, उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। तो इस वजह से ही हमारे जो इंडस्ट्री में स्केल आए हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुआ है और रॉ मटेरियल सस्ते हुए हैं, इसी कारण से ये हम इस क्षेत्र में यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसका थोड़ा श्रेय मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी जाता है। मैं चाहूँगी आप उसके बारे में अपनी राय बताएं, और ये भी बताएं कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से इंडस्ट्रीज़ को कितना सपोर्ट मिला। मेक इन इंडिया की इनिशिएटिव से इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि एक जो सरकार का जो फोकस होता है कि अगर वो ऐसी नीतियाँ बनाए जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश में ही बढ़े। मेक इन इंडिया में जो अगला कदम अब सरकार ने उठाया है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो मैं समझता हूँ कि अगले 5 से 7 साल में इस PLI स्कीम्स की वजह से देश को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी उन्नति और इंक्रीमेंटल ग्रोथ प्राप्त होगी। बिल्कुल सर, 5 दशक से आप इस इंडस्ट्री में हैं और सफलता से काम कर रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आपने देखी हैं। क्या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है अभी अचीव करना बाकी है, जो नेक्स्ट जनरेशन को अचीव करना होगा? ऐसा कोई टारगेट आपके दिमाग में? अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो अभी हमें अपने आप को उन बड़ी इकोनॉमीज़ के स्तर पर लेकर जाना है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को या कैपेसिटीज़ को, जो अमेरिका ने या जापान ने या चीन ने हासिल की हैं, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने देश से ज़्यादा, हम उससे ज़्यादा विदेशों में बेचें। उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, और हमारे यहाँ जो इतनी बड़ी स्किल्ड मैन पावर डेवलप हुई है, हमारे यहाँ इतनी बड़ी जो आबादी है, उन सबको एक अच्छे स्केल का काम मिलेगा और उनके जो जीवन स्तर हैं वो इम्प्रूव होंगे। KEI ने CSR के क्षेत्र में भी बहुत सराहनीय काम किया है। ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव, जीवन ज्योति, जननी ज्योति, शिक्षा ज्योति, इन तरह के जो समाज सेवी कार्य हैं उनके ज़रिए उन्होंने समाज के हर तबके का उत्थान करने की कोशिश की है। और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि इसका श्रेय जाता है कंपनी की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अर्चना गुप्ता जी को। आपको बता दें कि अर्चना गुप्ता जी FICCI की मेंबर हैं, PHD के गवर्निंग काउंसिल की भी मेंबर हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वो अनिल जी की धर्मपत्नी है। अनिल जी, कितना साथ उनका आपको मिला है इस सफ़र में और कितना उनका योगदान रहा है? जब से मेरा विवाह हुआ तब से ही वो मेरे इस बिज़नेस के सफ़र में मेरे साथ चली हैं, और उन्हें हर कदम पर, हर मोड़ पर मुझे एनकरेज किया। और पिछले काफ़ी सालों से वो समाज सेवी कार्यों में जुड़ी, जिसमें कंपनी की जो जितनी भी CSR एक्टिविटीज़ हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसका उन्होंने बीड़ा अपने जिम्मे लिया। उसमें स्पेशली गर्ल शिक्षा की, उनकी स्किलिंग, उनकी शिक्षा का इनिशिएटिव, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप जगाना, ये उन्होंने बेहतरीन काम किया। और इसके अलावा वो कुछ एक और संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, कोवी या सिक्की से, जहाँ पर महिलाओं को बेसिकली रोज़गार डेवलप करने के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, उनको आइडियाज़ दिए जाते हैं। तो ऐसी काफ़ी संस्थाओं से वो जुड़ी हुई हैं। स्पोर्ट्स में उन्होंने बच्चों के लिए क्रिकेट वगैरह में या फुटबॉल में काफ़ी उन्होंने एनकरेजमेंट किया और काफ़ी CSR एक्टिविटीज़ उसमें की, और भी कई समाज सेवी कार्यों में अपना योगदान दिया। इन KEI वी बिलीव दैट we should always believe in giving back to the society out of what we earn, and then empowering those unprivileged who cannot afford that. तो ये हमारा मोटो रहा है।
दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट सर, और ये बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि आप जहाँ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में और देश की तरक्की के लिहाज से आपकी कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है, वहीं अर्चना जी समाज के उत्थान के लिए लगी हुई हैं। ये बहुत ही अमेजिंग कोलैबोरेशन है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी है और KEI की नेक्स्ट जनरेशन कैसे इस कंपनी को आगे ले जा रही है, ये आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। आप देखते रहिए वॉइसवॉट प्रेजेंट्स इंस्पिरेशनल ब्रांड्स एंड लीडर्स मेक इन इंडिया। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो वॉइसवॉट प्रेजेंट्स इंस्पिरेशनल ब्रांड्स एंड लीडर्स मेक इन इंडिया। हम आज बात कर रहे हैं KEI वायर्स एंड केबल्स की। हमने ब्रेक से पहले कंपनी के CMD अनिल गुप्ता जी से बात की। उन्होंने बताया 54 साल पहले कैसे उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की और इसे सफलता के शिखर तक पहुंचाया। अब हमारे साथ मौजूद हैं उनके बेटे और कंपनी के डायरेक्टर अक्षित दिविज गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू नंदिता। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि अनिल जी कह रहे थे कि वो अब इस कंपनी को एक ग्लोबल लेवल की कंपनी बनाना चाहते हैं और ये जिम्मेदारी नेक्स्ट जनरेशन पे है, यानी आप पर है। तो आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं ये करने का? कोई रोड मैप आपके पास है? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा कि KEI को मैं वर्ल्ड की टॉप 10 केबल कंपनीज़ में लाना चाहता हूँ और एक्सपेंशन भी करना चाहता हूँ दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे फैंस, LED लाइट्स। एक बेसिकली मेरे को हाउस होल्ड नेम बनाना है KEI का। मैं ये भी चाहता हूँ कि लोग हमारी क्वालिटी और हमारे प्रोडक्ट को जाने और पहचाने भी। और मेरा ये एक और ड्रीम है कि मैं बाहर भी, विदेश में भी प्लांट्स लगाऊं। बिल्कुल, 55 देशों में ऑलरेडी आपकी प्रेजेंस है, आपके लिए करना बेहद आसान होगा। क्वालिटी के लिए आपकी कंपनी जानी जाती है। एक अगला सवाल मेरा ये है अक्षित कि आपने ऑन द जॉब अपने फादर से बहुत कुछ सीखा होगा, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सीखे होंगे, सही गलत का फैसला करना सीखा होगा। पर्सनली उनके ऐसे कौन से गुण हैं जो आप अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं? मैं अपने फादर से बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, जैसे उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज वर्क, पीपल मैनेजमेंट और बिजनेस डिसीजंस लेने का उनका जो तरीका है, वो मैं उनसे सीखना चाहता हूँ। 54 साल तक उन्होंने मेहनत करी है और ये कंपनी यहाँ पर खड़ी की है। आई एम श्योर ही हैज़ ग्रेट इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यू टू गिव यू ऑल्सो अक्षित। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपका जो कोर स्ट्रेंथ एरिया है वो क्या है? ऑपरेशंस, फाइनेंस या मार्केटिंग? देखिए, जब इतनी बड़ी कंपनी होती है तो हर डिपार्टमेंट की आपको मास्टरी होनी चाहिए, बट इस टाइम पे मेरा पर्सनल मार्केटिंग के अंदर फोकस ज़्यादा है। मार्केटिंग मेरे को थोड़ा एग्रेसिव लगता है एंड दैट्स माय कोर एरिया राइट नाउ। एंड दैट हैज़ टू बी, क्योंकि आप जब मार्केट में होंगे लोग आपको जानेंगे, तभी वो आपको, जैसे आपने कहा, पहचानेंगे भी। सो कुटुंब की बात करते हैं। कुटुंब कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है। इसमें ना सिर्फ सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, बल्कि कनेक्ट फॉर्म किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसे आप कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? तो देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि हम अब रिटेल में फोकस कर रहे हैं, तो KEI कुटुंब एक इनिशिएटिव है हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए, जिसमें हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पार्टनर्स ऑन बोर्ड लेकर आना चाहते हैं, जिससे हमारा डीलर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग हो और हम एक हाउस होल्ड नेम जल्द से जल्द बने हिंदुस्तान के अंदर। बहुत ही अच्छा ड्रीम आपने और आपके फादर ने देखा है और हम उम्मीद करते हैं आपका ड्रीम जल्दी पूरा हो। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपनी। थैंक यू। हमने कंपनी के डायरेक्टर अक्षित जी से जाना कि अब वो चाहते हैं, उनका आगे का विजन ये है कि वो रिटेल सेक्टर में एक्सपैंड करें और यहाँ काम आता है सेल्स और मार्केटिंग। अब बात करते हैं KEI के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड मिस्टर मनोज से। मनोज जी, बहुत सारी वैरायटी है वायर्स और केबल्स की KEI के अंडर, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। रिटेल हमारी कंपनी का फोकस है और हम ये मानते हैं कि हमारी आने वाली ग्रोथ रिटेल से ही आएगी। इसीलिए रिटेल वर्टिकल में जो भी एक प्रोडक्ट बास्केट होती है, जैसे सोलर, जैसे कोएक्शियल केबल, लैन केबल, टेलीफोन केबल्स एंड हाउस वायरिंग, हमारी कंपनी ये सारी श्रेणियों की वायर बनाती है। हमारे पैन इंडिया 28 डिपोज हैं, जहां से हम अपने 16,000 रिटेलर को सर्विस करते हैं। 2 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन आज KEI के साथ जुड़े हैं जो हमारे इन प्रोडक्ट्स को स्पेसिफाई करते हैं। हमारी कंपनी देश की एकमात्र अकेली ऐसी कंपनी है जो 0.5 स्क्वायर mm की वायर 1 kV से लेके 400 kV तक की अंडरग्राउंड केबल 2500 स्क्वायर mm तक बनाती है।
इतनी बड़ी रेंज देश में और कोई दूसरी कंपनी निर्मित नहीं करती है। इस रेंज के अंदर हम लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, इंस्ट्रूमेंट केबल्स, सोलर एप्लीकेशंस के लिए सोलर केबल्स, विंड एप्लीकेशंस के लिए विंड केबल्स, ऑयल एंड गैस केबल्स, एबीसी केबल्स, हर तरह की केबल हम बनाते हैं। और ये केबल अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल होती है। आईटी पार्क्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, पावर प्लांट, रिफाइनरीज, सोलर प्लांट्स, विंड एनर्जी। तो आप समझिए कि हम देश की तरक्की में हर रूप से शामिल हैं। हमारे प्रोडक्ट हर सेक्टर को उज्ज्वलित करते हैं। सर, पेंडेमिक में क्या हाल रहा? प्री पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक की अगर हम बात करें तो कंपनी की ग्रोथ पे कितना असर पड़ा? हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट प्रॉमिस है, ये हर टेंशन सहे चलती रहे, वैसे ही हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी पे पेंडेमिक का कोई असर नहीं आया, बल्कि हम तो ग्रोथ के रास्ते पर हैं। अभी हाल ही में जो हमारे अप्रैल से जून के नतीजे घोषित किए गए, अप्रैल से जून 22 वर्सेस अप्रैल से जून 21, उसमें हमारी सेल्स में ग्रोथ आई है 54%, हमारा मुनाफा बढ़ा है 55% और हमारा ब्याज कम हुआ है 19%। पेंडेमिक में जब कंपनीज रिट्रेंचमेंट कर रही थी, लोगों को हटा रही थी, हमारी कंपनी ने 200 लोगों को इंडक्ट किया। यही भावना, यही हिम्मत, यही विश्वास के साथ हम तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी कंपनी का विजन है कि अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त करना, और ये हम पालेंगे। इस रेवेन्यू के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, जो आज 12 से 13% हैं हमारी टर्नओवर के, उसको इस बढ़ते हुए स्केल पे हम 20% तक लेके जाएं और दुनिया भर में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स की छाप छोड़ें। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो विजन है वो ज़रूर कामयाब हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपनी सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। और आज के हमारे इस शो में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए वॉइस वॉट प्रेजेंट्स इंस्पिरेशनल ब्रांड्स एंड लीडर्स मेक इन इंडिया।